अक्सर ही हमारे पेशेंट्स जिन्हें एसीएल सर्जरी करानी है वो हमसे सवाल पूछते हैं कि आखिर एसीएल लिगामेंट की सर्जरी कराने के बाद वो नॉर्मली कब तक चल पाएंगे, कब वो नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल में आ पाएंगे, कब काम ज्वाइन कर पाएंगे। और इस तरह के कई सवाल उनके मन में रहते हैं। तो आज के इस वीडियो से हम लोग इन्हीं सारे सवालों का आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं पटना में, विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। इस समय के दौरान मैंने हजारों सर्जरीज की हैं एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ माय पेशेंट्स जर्नी बैक टू नॉर्मल लाइफ। मेरी स्पेशलाइजेशन है हिप और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरीज में, और आई वर्क with a goal to help in recovering my patients as quickly and as good as possible। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसीएल लिगामेंट हमारे घुटने के 4 लिगामेंट्स में से सबसे मेन लिगामेंट है। इस लिगामेंट का मेन काम होता है हमारे पैर की जो टिबिया की हड्डी होती है उसको आगे जाने से रोकना। अगर किसी का ये लिगामेंट टूट जाए तो उसको इंस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, उसको चलने फिरने अनइवन सरफेस पे या सीढ़ियों पर पैर में एक लचक जैसी आ जाती है और लगता है घुटना निकलकर गिर जाएगा। दौड़ने में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और कई बार सूजन या दर्द के साथ भी ये एसोसिएटेड रहता है। हम लोग इस एसीएल लिगामेंट के इंजरी का इलाज सर्जरी के द्वारा करते हैं। ये लिगामेंट की जो सर्जरी होती है आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक से की जाती है, यानी दूरबीन के द्वारा। इसमें हम लोग आपके पैर से ही एक और टेंडन को निकालकर इस लिगामेंट की जगह हड्डियों में टनल बनाकर फिक्स कर देते हैं। ये जो नया लिगामेंट हम लोग क्रिएट करते हैं इसको बटन्स के द्वारा या स्क्रूज के द्वारा फिक्स किया जाता है। जब यह लिगामेंट जो हड्डी के साथ जुड़ जाता है तो एक नेचुरल जो आपका लिगामेंट था उस तरीके से एक्ट करता है। परंतु ये जो प्रोसेस है ये लिगामेंटाइजेशन का, यानी जो टेंडन हमने फिक्स किया वो हड्डी के साथ जुड़ जाए, इट टेक सम टाइम, इसमें समय लगता है। और हमारा सर्जरी के बाद जो गोल रहता है कि हम लोग इस लिगामेंट को प्रोटेक्ट करें तब तक जब तक ये हड्डी के साथ नेचुरली जुड़ नहीं जाए। आमतौर पर ये प्रोसेस 3 महीने तक आसपास चलता है, लेकिन हम लोग प्रोफिलेक्टिकली उसको कुछ समय और के लिए भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारा जो होल पोस्ट ऑपरेटिव जो रिहेबिलिटेशन का या चलने फिरने का जो प्रोटोकॉल होता है वो सिर्फ इसी बात पे बेस्ड होता है कि आपका लिगामेंट जब तक हड्डी के साथ जुड़ के नेचुरल ना बन जाए तब तक वो बच के रहे। एसीएल लिगामेंट की सर्जरी उन लोगों में की जाती है जिनका ऑलरेडी मूवमेंट्स पूरा आ चुका है इंजरी के बाद और वो खुद चल पा रहे हैं। अगर उन्हें असिस्टेंस की जरूरत पड़ी है या घुटना नहीं मुड़ रहा है तो हम लोग पहले करीब 2 हफ्ते फिजियोथेरेपी करा के उनका मूवमेंट गेन करते हैं और तभी एसीएल की सर्जरी करते हैं। एसीएल सर्जरी के बाद का रिहेबिलिटेशन का जो प्रोग्राम होता है ये कुछ सर्जन्स फास्ट कराते हैं, फास्ट रिहैब, कुछ सर्जन स्लो कराते हैं। ये थोड़ा इंडिविजुअलाइज्ड प्रोटोकॉल होता है और ये कई बार पेशेंट टू पेशेंट डिफर भी करता है। मैं आपको बताऊंगा जो मैं फॉलो यूजुअली अपने पेशेंट्स में करता हूं। तो सर्जरी के नेक्स्ट डे यानी पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 में ही हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स अपने बेड से उठकर थोड़ा मूवमेंट शुरू करें। इसके लिए एक वॉकर की आवश्यकता पड़ती है और हम अपने पेशेंट्स को एक वॉकर के सहारे टो टच वेट बेयरिंग शुरू करा देते हैं। टो टच वेट बेयरिंग का अर्थात हुआ कि चलने समय अपने पैर के पंजों पर थोड़ा वजन डाल के चलना। इसमें पैर पे शरीर का पूरा वजन पड़ता नहीं है, इसलिए घुटना प्रोटेक्टेड भी रहता है और पैर जमीन में सटने के कारण पेशेंट अपना बैलेंस भी मेंटेन कर पाता है। इसी के साथ जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती है जैसे कि स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और एंकल पंप्स, ये भी हम लोग शुरू करते हैं। और साथ ही साथ पेशेंट का मोबिलाइजेशन, जेंटल मोबिलाइजेशन शुरू करते हैं, यानी घुटना को मोड़वाना हल्के तरीके से शुरू करते हैं। ये जो टो टच वेट बेयरिंग और वॉकर का जो प्रोग्राम होता है ये स्टिचेस कटने तक यानी 2 हफ्ते तक चलता है। जब हमारे पेशेंट्स 2 हफ्ते पे आते हैं तो वो अपने पैर पे उनके कॉन्फिडेंस कम हो चुका रहता है और जो इनिशियल सर्जरी के बाद का स्वेलिंग का जो फेज होता है वो भी घट चुका रहता है। स्टिचेस हटाने के बाद हम लोग पेशेंट का वुंड को आइस पैक शुरू कराते हैं सिकवाना, और पेशेंट्स को हम लोग सलाह देते हैं कि अगले 4 हफ्तों तक यानी 2nd to 6th वीक, 15 दिन से 1.5 महीना, ये जो बीच का समय है, इस समय ये अपने घुटने के मूवमेंट को वापस रिगेन करें। पहला 15 दिन में 45 to 90 और फिर उसके अगले 15 दिन में 90 एंड बियॉन्ड यानी 130 या 140 तक। वजन लेने का जो तरीका होता है वो 15 दिन के बाद टो टच वेट बेयरिंग से पार्शियल वेट बेयरिंग पे आ जाता है। पार्शियल वेट बेयरिंग का मतलब हुआ हम अपने शरीर का कुछ प्रतिशत हिस्सा वजन का पैरों पर डाल सकते हैं। तो इनिशियली मैं 30% बॉडी वेट के साथ शुरू करता हूँ कि अपने शरीर का 30% बॉडी वेट आप पैर पर डालें और चलना शुरू करें।
और ये जो पार्शियल वेट बेरिंग का जो तरीका होता है, ये इसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है अप टू 100% ऑफ द बॉडी वेट 6 हफ्ते तक, यानी 1.5 महीना पे। जब हमारे पेशेंट्स 1.5 महीने पे हमारे फॉलोअप पे आते हैं तो सारे पेशेंट्स पूरे तरीके से पैर पर वजन डालकर चलना सीख चुके होते हैं और उनका मूवमेंट भी ठीक ठाक गेन हो चुका रहता है। अगर किसी पेशेंट्स को इसमें कुछ कमी रह जाती है मूवमेंट में, तो इस टाइम हम लोग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी भी ऐड करवा देते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जब पेशेंट अगर पूरी तरीके से पैर पे वजन डालकर चल पा रहा है 6 हफ्ते पर, तो हम लोग उसके वॉकर को डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि वॉकर की आवश्यकता नहीं रह जाती है और हम लोग पेशेंट को पैरों पर पूरा वजन डालकर इंडिपेंडेंटली विदाउट असिस्टेंस चलना का एडवाइस देते हैं। जो बेल्ट जो सर्जरी के बाद लगाया जाता है, जिसे नी इमोबिलाइजर कहा जाता है, उसको भी 1.5 महीने पर चेंज करके एक हिंज्ड नी ब्रेस में डाल दिया जाता है। हिंज्ड नी ब्रेस एक तरीके का घुटने का बेल्ट होता है जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट को अलाउ करता है, पर वायरस वैल्गस स्ट्रेस यानी दाएं बाएं के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम लोग 1.5 महीने पे अपने क्लासेस को या ऑफिस को ज्वाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर हम लोग करीब 2 महीने पे मिलते हैं, जिस वक्त इनको हम लोग स्क्वाटिंग शुरू कराते हैं। स्क्वाटिंग यानी कि चुके मुंह के बैठना। सीढ़ियों का जो कार्यक्रम होता है, ये हम लोग करीब 15 दिन के बाद ही, अब सर्जरी के बाद ही शुरू कर देते हैं, लेकिन शुरुआत में जो सीढ़ियां चढ़ने का तरीका होता है वो 1 स्टेप एट अ टाइम होता है, यानी एक बार में एक ही सीढ़ी। इसमें चढ़ने समय पेशेंट्स अपने नॉर्मल पैर को पहले बढ़ाते हैं और उतरते समय पेशेंट्स अपने ऑपरेटेड पैर को पहले उतारते हैं। परंतु 2 महीने पे हम लोग ऑल्टरनेट स्टेयर्स चढ़ना भी पेशेंट्स को अलाउ कर देते हैं। ये जो 2 महीने से लेकर फिर 3 महीने और 4 महीने का जो समय होता है, ये मसल बिल्डिंग का होता है। इस समय पेशेंट्स अपने क्वाड्रिसेप्स मसल का स्ट्रेंथ रीगेन करते हैं और प्लस अपने गेट को सुधारते हैं। जब हम लोग 3-4 महीने पे मिलते हैं, 3 to 4 मंथ्स के बीच में, तो फिर हम लोग पेशेंट्स को ब्रिस्क वॉकिंग अलाउ करते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग का अर्थ हो गया जल्दी जल्दी चलना। ब्रिस्क वॉकिंग करने से पेशेंट्स को थोड़े अपने गेट पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और 6 महीना होते होते वो अपना स्पीड चलने का नॉर्मल ले आता है। 6 महीने पे हम लोग पेशेंट्स को रनिंग अलाउ करते हैं। ये रनिंग भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, विच स्टार्ट्स विथ जॉगिंग और उसके बाद फिर रनिंग। इसी तरह जब आगे समय बीतता है तो फिर हम लोग ग्रेजुअली कटिंग मूवमेंट्स, जंपिंग और स्पोर्ट्स का फिजियो शुरू कराते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें पेशेंट्स किस तरीके से वॉकर से रनिंग की ओर जाते हैं। अगर इसको आप समराइज करना चाहें तो सर्जरी के जस्ट बाद ही लोग चलना शुरू कर देते हैं विद असिस्टेंस। 1.5 महीना होते होते लोग विदाउट असिस्टेंस चलना शुरू कर देते हैं और 3 महीने होते होते वो ब्रिस्क वॉकिंग भी शुरू कर देते हैं। तो ये था इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो लोग जानना चाहते हैं कि ACL सर्जरी के बाद चलना कब संभव हो सकता है। इसी श्रृंखला में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी और दिन मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।